भारत और यहाँ के वन्य जीवों का रिश्ता आप जानते हैं सदियों पुराना है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। एक ऐसा भी वक्त था जब हमारे जंगल खामोश हो रहे थे। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे भारत ने अपने इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस संकट के दौर से, फिर बात करेंगे 1972 के उस बड़े बदलाव की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक संरक्षण की लहरें उठी और आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या है हमारी नई रणनीतियाँ और आगे का रास्ता कैसा है। देखिए, इन सभी संरक्षण परियोजनाओं की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब भारत के जंगलों पर एक अजीब सी खामोशी छा रही थी और हमारे कई शानदार जानवर हमेशा के लिए गायब होने वाले थे। जरा सोचिए, ब्रिटिश राज में शिकार, जिसे शिकार कहते थे, वो सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। और तो और बाघ जैसे जानवरों को वर्मिन यानी कि एक तरह से खतरनाक कीड़ा बताकर उन्हें मारने पर इनाम तक दिए जाते थे। नतीजा, हमारा राष्ट्रीय पशु अपने ही घर में विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गया था। कितनी अजीब बात है ना। और ये जो फर्क है ना, ये दिन और रात जैसा है। एक तरफ हमारी हजारों साल पुरानी परंपराएं थीं, जहां प्रकृति को पूजा जाता था, जहां अहिंसा का भाव था, और दूसरी तरफ ये औपनिवेशिक दौर आया, जहां जंगलों का मतलब सिर्फ लकड़ी था और जानवरों का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी। ये जो बदलाव था, ये बहुत बड़ा था और यही सारी कहानी बयां करता है। और इस सोच का असर देखिए कितना भयानक था। 20वीं सदी की शुरुआत में जहां 40,000 से ज्यादा बाघ हुआ करते थे, 1972 आते आते उनकी संख्या 2,000 से भी कम रह गई। सिर्फ 2,000 से कम। अब ये सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संकट था। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मोड़ लेकर आता है, और भारत के वन्यजीवों के लिए वो मोड़ ऐतिहासिक साबित हुआ। वैसे तो सुरक्षा के लिए रास्ता एकदम सीधा नहीं था। पहले भी कुछ कानून थे, पर उनका ज्यादातर ध्यान जंगल के संसाधनों के प्रबंधन पर था, जानवरों को बचाने पर नहीं। असली गेम चेंजर आया 1972 में। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक ऐसा शक्तिशाली कानून पास हुआ जिसने, कह सकते हैं, कि सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस कानून में ऐसा क्या खास था? देखिए, पहली बार पूरे देश के लिए एक मजबूत कानून था। इसने खेल के लिए होने वाले शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी, मतलब शिकार का दौर कानूनी तौर पर खत्म। इसने जानवरों को अलग अलग शेड्यूल या सूचियों में बांटा, इस आधार पर कि उन पर कितना खतरा है। और सबसे जरूरी बात, सरकार को राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य बनाने की ताकत दी। यही वो कानूनी रीढ़ थी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। और जैसे ही ये नया कानून आया, एक तरह से दरवाजे ही खुल गए। भारत में संरक्षण परियोजनाओं की एक पूरी लहर शुरू हो गई। चलिए कुछ बड़ी परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। कानून आते ही 1972 में सबसे पहले ध्यान गया एशियाई शेरों पर। मतलब ये शानदार जानवर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में बचे थे, कहीं और नहीं। तो उनकी इस आखिरी आबादी को बचाने के लिए तुरंत गिर सिंह परियोजना शुरू की गई। और फिर ठीक 1 साल बाद वो प्रोजेक्ट आया जो भारत के संरक्षण प्रयासों का दुनिया भर में प्रतीक बन गया, प्रोजेक्ट टाइगर। शुरुआत तो छोटी थी, सिर्फ 9 रिजर्व्स के साथ, लेकिन इसका मिशन बहुत बड़ा था, भारत के राष्ट्रीय पशु को विलुप्त होने से बचाना। ये सिलसिला यही नहीं रुका। बाघों के बाद ध्यान एक और शान पर गया, असम के एक सींग वाले गैंडे पर। उनके सींग के लिए उनका बेरहमी से शिकार हो रहा था, तो 1987 में उन्हें बचाने के लिए गैंडा परियोजना शुरू की गई। और बात सिर्फ शिकारी जानवरों की नहीं थी। 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इसका मकसद सिर्फ हाथियों को बचाना नहीं था, बल्कि उनके घरों को और सबसे जरूरी उन रास्तों यानी कॉरिडोर्स को भी सुरक्षित करना था, जिनका इस्तेमाल वो एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए करते हैं। ये एक कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल चुनौती थी। और संरक्षण की ये लहर धरती के सबसे ऊंची जगहों तक पहुंच गई, सचमुच। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू हुआ, ताकि पहाड़ों के भूत कहे जाने वाले इस मायावी जीव को बचाया जा सके। और लिस्ट लंबी है। घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट थे, लाल पांडा के लिए थे, यहाँ तक कि गिद्धों के लिए भी, जो चुपचाप विलुप्त हो रहे थे। ये एक जबरदस्त देशव्यापी प्रयास था।
तो ये हमें आज के दौर में ले आता है, और मैं आपको बता दूं, आज संरक्षण का तरीका बिल्कुल अलग है। ये अब सिर्फ जंगलों में गश्त लगाने तक सीमित नहीं है, ये हाईटेक है, ये डेटा पर आधारित है। चलिए इसे समझने के लिए फिर से प्रोजेक्ट टाइगर का उदाहरण लेते हैं कि चीजें कितनी बदल गई हैं। याद है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ 9 रिजर्व से शुरू हुआ था। खैर, आज ये संख्या 53 है। 53 टाइगर रिजर्व, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये अपने आप में इस प्रोजेक्ट की सफलता की कहानी कहता है। और आज जो उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एम-स्ट्रिप्स जैसे मोबाइल ऐप की, जिससे रियल टाइम में निगरानी होती है। जानवरों के गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर होते हैं ताकि पता चले वो कहाँ कहाँ जाते हैं। और हाँ, हर जगह लगे कैमरा ट्रैप, जो हमें इन जानवरों की गुप्त दुनिया की एक झलक देते हैं। ये सब तकनीक का इस्तेमाल है ताकि हम एक कदम आगे रह सके। आज की रणनीतियां अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत भी हैं, जैसे कि बाघों का स्थानांतरण। ये सिर्फ एक बाघ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन है, ताकि उन जगहों पर नई आबादी बसाई जा सके जहां से वो खत्म हो गए थे। ये सब भविष्य के लिए उनकी नस्ल को मजबूत करने और आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए है। तो ये सब कुछ मैनेज कौन करता है? ये काम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA का। आप इसे एक तरह का कमांड सेंटर समझ सकते हैं। यही वो संस्था है जो फंड देती है, नियम बनाती है और बड़ी तस्वीर पर नजर रखती है, जिसमें इंसान और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष भी शामिल है। तो इन दशकों की जबरदस्त मेहनत के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? भविष्य क्या है? अब आगे के रास्ते पर नजर डालने का समय है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत की संरक्षण यात्रा किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। एक ऐसी जगह से जहां हम लगभग सब कुछ खो चुके थे, वहां से आज हम दुनिया के 70% से ज्यादा बाघों का घर हैं और संरक्षण के मामले में एक विश्व लीडर हैं। ये इस बात का एक शक्तिशाली सबूत है कि जब कोई देश ठान ले तो क्या कुछ मुमकिन है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे जानवरों की संख्या बढ़ रही है और इंसानों की भी, टकराव भी बढ़ रहा है। और ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इतने सख्त कानूनों के बावजूद इंसान और जानवरों के बीच का ये संघर्ष एक बड़ी समस्या क्यों बनता जा रहा है? और इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल जो हम सभी के सोचने के लिए है। हम इको टूरिज्म की बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या पर्यटन कभी सच में पर्यावरण अनुकूल हो सकता है जब इसमें हम जंगली जानवरों के निजी घरों में दखल दे रहे हों? या फिर ये एक ज़रूरी बुराई है जिससे मिलने वाले पैसे से ही उनकी सुरक्षा होती है? यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसी बातचीत है जो हम सबको मिलकर करनी होगी।